नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति पांडे स्वागत करती हूं अपने चैनल बातें हिंदी की पर। आज हम उपस्थित हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और यह महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आदिकाल पर आधारित हैं। आदिकाल के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि बार-बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, खासतौर से यूजीसी नेट की परीक्षा में ये प्रश्न आए हैं, इसलिए यह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? विकल्प है चंदवरदाई, विद्यापति, पुष्यदंत या जगनिक। सही उत्तर होगा विद्यापति। विद्यापति को ही आदिकाल का अभिनव जयदेव कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया? संधा भाषा किसकी भाषा को कहते हैं? यहाँ विकल्प है बौद्ध सिद्ध, जैन, सूफी कवि या संत कवि। सही उत्तर होगा बौद्ध सिद्ध। सिद्धों की भाषा को ही संधा भाषा कहा गया और सिद्ध जो कि बौद्ध से ही निकले थे, इसलिए यहाँ बौद्धों को भी ले लिया गया है। इस प्रकार से बौद्धों और सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? यहाँ विकल्प देखेंगे अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन या मंझन। देखिए यहाँ विद्यापति नहीं है। देसिल बरना सब जन मिठा, तब तैसन जपो अवहट्टा। हम अधिकतर विद्यापति को ही अवहट्ट के रूप में भाषा के तरफ देखते हैं, लेकिन यहाँ विकल्प में ही विद्यापति नहीं है। हमें इन विकल्पों में से बताना है कि किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है। यहाँ पर सही उत्तर होगा अब्दुल रहमान। इन विकल्पों में अब्दुल रहमान ने अवहट्ट भाषा में रचना की है। प्रश्न संख्या 4, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद, स्वयंभू, रामचंद्र या सोम प्रभु सूरी। सही उत्तर बताना है। यहाँ जो सही उत्तर होगा वह होगा स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं स्वयंभू। प्रश्न संख्या 5 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस या पृथ्वीराज रासो या पद्मावत। सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसे माना है और सर्वमान्य रूप से यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? देखिए विकल्प है पिंगल, बुंदेली, डिंगल या प्राकृत भाषा। आदिकाल जब हम पढ़ रहे थे वहां हमने देखा था कि आदिकालीन साहित्य में मुख्यतः 2 शैलियों का प्रयोग किया गया है, जो कि पिंगल और डिंगल है। और पिंगल जो कि श्रृंगार काव्य में प्रयुक्त हुआ है अधिकतर, और डिंगल को जो है वीर रस की रचनाओं में प्रायः प्रयोग में लाया गया है। तो यहाँ सही उत्तर होगा डिंगल भाषा ही वीर रस की रचनाओं में प्रायः प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 7 है, शब्दानुशासन। शब्दानुशासन के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सरहप्पा, स्वयंभू। यहाँ सही उत्तर होगा हेमचंद। हेमचंद्र की रचना है शब्दानुशासन। प्रश्न संख्या 8, खालिक बारी किसकी रचना है? यहाँ विकल्प 3 ही दिए गए हैं, खालिक, अमीर खुसरो या अकबर। तो सही उत्तर जो है वह है अमीर खुसरो। इनकी रचना है खालिक बारी। प्रश्न संख्या 9 है, इनमें से कौन सा युग्म संगत है? देखिए संगत युग्म बताना है। पहला दिया गया है विसल देव रासो और उसके रचनाकार नरपति नाल है। दूसरा है खुमान रासो जिसके रचनाकार में है जगनिक। तीसरा विजयपाल रासो, रचनाकार चंदवर दाई। और चौथा परमाल रासो, रचनाकार दिया है दलपत विजय। यदि आपने वीर रस के रासो काव्य के इन रचनाओं को देखा है तो आप तुरंत बता देंगे। तो सबसे पहले हम इधर से देखते हैं परमाल रासो। नीचे से देखेंगे परमाल रासो, इसके जो रचनाकार हैं वह होंगे जगनिक। तथा यहां पर देखेंगे विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के रचनाकार हैं नल्ल सिंह। कहीं कहीं नल्ल सिंह भी मिलता है और नल्ह सिंह भी मिलता है।
और खुमार रासो के रचनाकार हैं दलपति विजय। तथा ये जो चंदवरदाई है यह तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। यहाँ पर एक विकल्प जो बचता है विसल देव रासो और रचनाकार नरपति नाल, ये बिल्कुल संगत है, अतः यही सही होगा जवाब इसका। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? हरियाणवी साहित्य से, राजस्थानी साहित्य से, अवधी साहित्य से या मैथिली साहित्य से? डिंगल पिंगल पर चर्चा करते हुए हमने देखा था कि डिंगल जो है वह राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश से मिलकर बनी हुई है, जबकि पिंगल ब्रज और अपभ्रंश के योग से बनती है। तो यहाँ राजस्थानी साहित्य भाषा का संबंध है डिंगल भाषा से। प्रश्न संख्या 11 है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने माना? ऑप्शन है गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री, राम नारायण। यहां सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से माना था। प्रश्न संख्या 12 है, गोरखबानी के संपादक कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या पीतांबर दत्त बड़थवाल। सही उत्तर होगा पीतांबर दत्त बड़थवाल। इन्होंने ही गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह गोरखबानी के नाम से किया था और इसका संपादन इन्होंने ही कराया था। प्रश्न संख्या 13 है, देखिए एक उक्ति है, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए। यह उक्ति किसकी है बताना है। विकल्प है अमीर खुसरो, कबीर, दादू दयाल या रहीम। यहां पर सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 14 है, खुसरो की रचना खालिक बारी क्या है? ऑप्शन पहेलियों का संकलन, मुकरियों का संकलन, फारसी हिंदी शब्दकोश, मनोरंजन परक रचना। यहां पर देखेंगे खालिक बारी एक फारसी हिंदी शब्दकोश है और यह खुसरो की रचना है। प्रश्न संख्या 15 है, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? देखिए नया प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नया है किंतु यह पूछा गया है और यह नेट के एग्जाम में पूछा गया है। दिसंबर 2013 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आनंद कुमार स्वामी, शिव प्रसाद सिंह या राम वृक्ष वेनीपुरी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह है आनंद कुमार स्वामी। इन्होंने ही विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। प्रश्न संख्या 16 है, हठ योग का प्रभाव निम्न में से किस पर पड़ा? यहां बताना है। विकल्प है स्वयंभू, पुष्पदंत, गोरखनाथ या विद्यापति। तो हम लोग जानते हैं हठ योग से कौन प्रभावित था, वे थे गोरखनाथ। प्रश्न संख्या 16 है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? देखिए यहाँ रचनाकार नहीं बताना है, ग्रंथ का विषय बताना है और ऑप्शन है पुराण, प्रेम काव्य, भक्ति काव्य या व्याकरण। तो हम लोग जानते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण के जो रचनाकार हैं वह दामोदर शर्मा हैं और यह जो है व्याकरण पर आधारित ग्रंथ है, अर्थात इस ग्रंथ का जो विषय है वह व्याकरण है। सही उत्तर व्याकरण होगा। प्रश्न संख्या 18 है, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। इसमें बताना है कौन 8वीं शताब्दी का कवि नहीं है। ऑप्शन है सरहप्पा, हेमचंद्र, सब्रपा या स्वयंभू। यह प्रश्न भी जून 2014 के नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है और यहाँ पर देखेंगे सरहप्पा, सब्रपा और स्वयंभू यह तीनों 8वीं शताब्दी के कवि हैं। बस हेमचंद्र हैं जो कि 8वीं शताब्दी के नहीं है। प्रश्न संख्या 19 है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, चर्यापद या ज्ञानेश्वरी। सही उत्तर होगा वर्ण रत्नाकर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा लिखित यह जो रचना है यह मैथिली भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। राहुल, देखिए यहाँ प्रश्न गलत दे दिया गया है।
यहाँ प्रश्न दोहरा दिया है, पीछे वाला प्रश्न यहाँ नहीं होगा। यहाँ प्रश्न होगा बौद्ध गानाओ दोहा, एक रचना है बौद्ध गानो दोहा। इसका संपादन किसने किया? बौद्ध गानाओ दोहा, इसके संपादक कौन है यह बताना है इस प्रश्न में। तो यहाँ ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची या हरप्रसाद शास्त्री। तो सही उत्तर होगा हरप्रसाद शास्त्री। इन्होंने ही बौद्ध गानाओ दोहा का बांग्ला भाषा में संपादन किया था। प्रश्न संख्या 21 है, दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? किस भाषा का लोकप्रिय छंद है दोहा या दुहा? पाली, प्राकृत या अपभ्रंश? हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी यह बात कही है कि जिस प्रकार से दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है, उसी प्रकार से गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है। तो यहाँ दोहा या दुहा अपभ्रंश भाषा का लोकप्रिय छंद है। प्रश्न संख्या 22 है, एक कथन है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यहाँ कबीर से तुलना करके कहा गया है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन किसका है? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ देखेंगे सही उत्तर जो होगा वह है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने खुसरो को बोलचाल की भाषा की ओर अधिक ध्यान देने की बात कही है कबीर की अपेक्षा। प्रश्न संख्या 23 है, संत मत के अलावा शब्द, जिसे हम शब्द भी कहते हैं, जो कबीरदास जी ने साखी शब्द रामायणी लिखा है वही शब्द और जिसका तत्सम शब्द है, का प्रचलन और किस पंथ में हुआ? तो संत मत में तो हुआ ही था शब्द या शब्द का प्रचलन, इसके अलावा पूछा है कि किस पंथ में हुआ था इसके अलावा। तो यहाँ ऑप्शन है सिद्ध, नाथ, जैन या सखी संप्रदाय। तो देखेंगे यहाँ जो सही उत्तर होगा वह होगा नाथ, क्योंकि नाथों से ही प्रभावित था संत मत, संत साहित्य। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ऑप्शन है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, गोरखनाथ विद्यापति या आचार्य देवसेन। तो देखेंगे सही उत्तर होगा विद्यापति। इनका संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है यह पुरुष परीक्षा। प्रश्न संख्या 25 है और यह अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। इनमें से कौन पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक नहीं मानता? नहीं पर ध्यान देंगे, सर्वथा अप्रामाणिक कौन नहीं मानता है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, गौरी शंकर हीराचंद ओझा एवं डॉक्टर वूलर। तो देखेंगे दो ऑप्शन तो अपने आप हट जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर वूलर ने ही पृथ्वीराज विजय की जब खोज की थी उसी के आधार पे इसे अप्रामाणिक और प्रामाणिक में एक द्वंद्व चल गया था, तो इन्होंने तो अप्रामाणिक माना था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी पूरी तरह अप्रामाणिक माना। इसके अलावा गौरीचंद हीराचंद ओझा ने भी अप्रामाणिक माना था। केवल और केवल मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना था और इसमें ऑप्शन सही होगा ख, विष्णुलाल पांड्या। इस प्रकार आज आदिकालीन पर आधारित कुल 25 प्रश्न हम लेकर आए थे और यह 25 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इन प्रश्नों को जरूर हल करें। धन्यवाद।